देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मोदी सरकार इस समय बेहद बुरे हाल में पहुंच गई है। न घर का न घाट का जैसी उसकी हालत हो गई है। एक तरफ अमेरिका धमका धमका कर अपने मनमाफिक काम पीएम मोदी से करवा रहा है और मोदी सरकार उसमें अपना बचाव करने जाए तो और ज्यादा फंस जाती है। इधर विपक्ष ने भी मोदी सरकार की पोल ऐसी खोलनी शुरू कर दी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में एक बार आकर दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। पिछले सोमवार को राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया था, उसके बाद से मोदी कैसे घिरे ये आप सबने देखा ही है। खैर, अभी अमेरिका से ट्रेड डील करने पर एनडीए सांसदों ने तो मोदी जी को ऊपर से नीचे तक फूल माला से ढक दिया, लेकिन अब विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से बखिया उधेड़ी है। पवन खेड़ा ने बताया है कि इस सरकार की हालत कैसी है। आइए जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को। अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये डील, जिसको ये डील कह रहे हैं, ये डील आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमको क्या क्या नुकसान देकर जा रही है। सेक्टर्स बहुत हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई वो अलग है, जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरेंडर्ड, कंप्रोमाइज्ड और डरपोक, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो पिछले एक हफ्ते में संसद से सड़क तक छाए रहे। एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी समेत उनके करीबियों के नाम का जिक्र है और खास बात इन नामों की यह है कि इनके बीच हुई बातों का पूरा खुलासा अमेरिकी न्याय विभाग ने ही किया है। यानी मोदी सरकार को अगर इन्हें गलत साबित करना है तो फिर सीधे अमेरिका को कानूनी चुनौती देनी होगी। लेकिन अभी तो हाल ऐसा है कि चुनौती देने की जगह अमेरिका ने अपनी मर्जी की ट्रेड डील करा ली और मोदी सरकार चू भी नहीं कर सकी, न कर पाई। सरकार केवल घर में ही शेर बनना जानती है। पिछले पूरे हफ्ते संसद से सरकार की ऐसी नकली दहाड़ ही सुनने को मिली है। जो कुछ हुआ, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक था ही, इसके अलावा संसदीय परंपराओं का घोर अपमान भी था। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को बोलने से बार बार रोका गया और उन्हीं पर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि राहुल गांधी बोलना नहीं चाहते और संसद को जबरन बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री डर के मारे बोलने ही नहीं आए। उनके पास भी बोलने का पूरा मौका था, लेकिन गजब बात यह है कि प्रधानमंत्री को संसद में ही डर लगने लगा है। आप बताइए भला, जो आदमी अंबानी के बंतारा जंगल में जाकर खूंखार जानवरों के साथ अटखेलियां करते हुए वीडियो बनवा लेता है, उसे लोकतंत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से और उनमें भी महिला सांसदों से जान का खतरा लगने लगा। क्या संसद जब अंबानी के निजी जंगल में तब्दील हो जाएगी, तब नरेंद्र मोदी खुद को सुरक्षित मानकर बेखौफ, निर्बाध, निर्विघ्न विचरण करेंगे? क्योंकि अभी तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हिस्सा लेने लोकसभा में केवल इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी बेंच के सामने विपक्ष की महिला सांसद पोस्टर लेकर खड़ी हुई थी, जबकि उस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं थे। इसी से मोदी की जान पर खतरे का अंदेशा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हो गया और उन्होंने यह अंदेशा जता भी दिया और खुद बताया कि उन्होंने मोदी जी को संसद में आने से मना कर दिया है। धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री और उनसे बढ़कर लोकसभा अध्यक्ष। प्रियंका गांधी ने इस बारे में क्या बताया है, जरा सुन लीजिए। What happened? What happened? The way women MPs were in front of the Treasury bench and tried So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? But there was a And strategy the to Prime hurt Minister, here. absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House.
What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is that? तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि देश को बुरी हालत में पहुंचाते पहुंचाते खुद सरकार की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, और यह भी समझेंगे कि एक साथ कितने मोर्चों पर फंस गई है मोदी सरकार। लेकिन सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी को, जो मोदी से कह रहे हैं कि जो उचित समझो वो करो। जो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री कल जिस तरह से जो उचित समझो वो करो, ये वाक्य नारे के तौर पर विपक्षी सांसद शुक्रवार को संसद में लगाते रहे, लेकिन असल में ये वही जवाब था जो नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को उस वक्त दिया था जब चीनी सेना हमारी सीमा पर आ चुकी थी और हमारी सेना सक्षम होते हुए भी कोई जवाबी कार्रवाई करने में इसलिए लाचार थी क्योंकि मोदी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में दावा किया है कि जब चीनी सेना ने कैलाश रेंज पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और फिर 2.5 घंटे बाद उन्हें जवाब मिला कि जो उचित समझो वो करो। यानी मोदी ने अपनी जिम्मेदारी तब भी नहीं निभाई और अब भी नहीं निभा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वही किया। नरवणे जी की किताब में सामने आए तथ्यों ने मोदी सरकार की कमजोरी की असहज सच्चाई उजागर की है और इससे जो तूफान उठा है उससे बचने के लिए सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह घुसा रही है। कह रही है कि किताब छपी ही नहीं है इसीलिए उसे कोट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी तो संसद परिसर में किताब ले आए और उन्होंने बुधवार को कहा कि मैं इसे प्रधानमंत्री को भेंट करूंगा, तो मोदी संसद में आकर बिना लोकसभा में गए ही लौट गए। इसके बाद उनके भाषण के बिना ही लोकसभा में ध्वनि मत से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। अब सोचने वाली बात है कि यह कैसा धन्यवाद प्रस्ताव है जिसमें विपक्ष की शिकायतें दाखिल तो हैं लेकिन दर्ज नहीं की गई हैं। विपक्ष के तो किसी सदस्य का भाषण लोकसभा में हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे सांसद मांग करते रहे कि हमारे नेता को बोलने दिया जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पक्षपाती होने का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने जिन नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को बोलने से रोका, उन नियमों की धज्जियां उड़ाकर निशिकांत दुबे न केवल बोलते रहे बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए अय्याशी, मक्कारी, भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। चोर और झूठ शब्द तो मोदी सरकार को असंसदीय लगते हैं, लेकिन अब शब्दों से उन्हें परहेज नहीं है। जो निशिकांत दुबे ने लोकसभा में किया, पीएम मोदी ने वही काम राज्यसभा में किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी 35 करोड़ भारतीयों को समस्या मानते थे, यानी 35 करोड़ भारतीय नेहरू जी के लिए समस्या थे। यह बात नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कही और यह बात उन्होंने इंदिरा गांधी के हवाले से कही। जबकि सच यह है कि नेहरू जी 35 करोड़ भारतीय यानी देश की आजादी के वक्त जो आबादी थी उन सबकी समस्या को अपनी समस्या मानते थे और यही बात इंदिरा गांधी ने अपने वक्त की आबादी यानी 57 करोड़ भारतीयों के संदर्भ में कही थी। उनके सामने भी 57 करोड़ लोगों की समस्या है, यह बात उन्होंने कही थी। मोदी जी ने इन पूर्व प्रधानमंत्रियों का मजाक उड़ाते हुए राज्यसभा में कहा कि सोचिए कैसे लोग देश का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि सच यह है कि पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी को एक नहीं बल्कि बार बार देश की जनता ने ही चुना। तो मोदी नेहरू या इंदिरा का नहीं बल्कि जनता का अपमान कर रहे हैं। इन दोनों की मौत प्रधानमंत्री रहते ही हुई, यानी अगर ये जिंदा रहते तो शायद और ज्यादा वक्त तक देश को संभालते। खैर, मोदी से अभी देश तो संभल नहीं रहा है और न ही उनसे इस देश की महान विरासत संभाली जा रही है, इसीलिए उनके भाषण को घटिया कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ
100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में भी मोदी सरकार की खूब धज्जी उड़ाई थी और बाहर भी उन्होंने बता दिया कि विपक्ष का दम क्या है। इधर विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस बजट सत्र में मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने तो सीधे कहा कि नेहरू का नाम आइंस्टाइन से जुड़ता था और आपका नाम एप्स्टीन से। जरा सुनिए। महोदय इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थी और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर, स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो। एप्स्टीन फाइल्स से अमेरिका की सियासत में जो तहलका मचा सो मचा, इसमें मोदी सरकार भी ऐसे घिर जाएगी, इसकी कल्पना शायद पीएम मोदी या उनके सिपह सालारों ने नहीं की होगी। अब तक तो सरकार को बचाने की बहुत कोशिशें सत्ता से लेकर मीडिया के गलियारे में हुई हैं, लेकिन इस बार मामला इतना उलझ गया है कि सब गोलमाल लग रहा है। एक तरफ विपक्ष सीधे संसद के भीतर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर चला है, दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार पर कीचड़ उछालने की कोशिश में बीजेपी के हाथ और चेहरे ही गंदे हुए हैं। और इन सब के ऊपर मोदी सरकार के मंत्रियों का शटलकॉक जैसा रवैया बीजेपी के हाथ आई जीती बाजी को नाकाम कर रहा है। अमेरिका से ट्रेड डील में मोदी सरकार अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन जब मंत्रियों से इस बारे में जवाब मांगो तो एक दूसरे पर जवाब देने की जिम्मेदारी टाली जा रही है। आप खुद ही जरा सुन लीजिए। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better. I just mentioned that will be responded by the Foreign Minister. तो एक तरफ हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कह रहे हैं कि ट्रेड डील के बारे में उन्हें नहीं पता, वो वाणिज्य मंत्री बताएंगे। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि तेल के बारे में मैं नहीं बल्कि विदेश मंत्री बताएंगे। इसीलिए कांग्रेस ने लिखा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील हुई है, उसमें शुरू से ही झोल दिख रहा है। सबसे पहली बात यह कि अमेरिका ने इस डील की खबर पहले दी और उसके बाद भारत की तरफ से इसकी जानकारी सामने आई, यानी हमारी ही बात हमें ही बाद में पता चली। खैर, अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 25 से 18% कर दिया, लेकिन भारत का टैरिफ 0 रहेगा, यह ऐलान भी हो गया। इसके अलावा यह दावा भी कर दिया गया कि अब भारत रूस से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि अब हमारी सरकार क्या जनतांत्रिक न रहकर अमेरिका तांत्रिक हो चुकी है? क्या अमेरिकी तंत्र के हाथों में भारत का पूरा नियंत्रण मोदी ने सौंप दिया है? क्योंकि उनके मंत्री सीधे जवाब देने की जगह कहते हैं कि हमसे नहीं उनसे पूछो, और मोदी जी तो पत्रकारों से सवाल लेते ही नहीं हैं। अमेरिका से ट्रेड डील में कितना गड़बड़ झाला है, इसकी पोल भी सामने आ चुकी है। ट्रंप ने 6 फरवरी को नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल के आयात पर अमेरिकी निगरानी भी लागू रहेगी। यह इस समझौते का सबसे चिंताजनक पहलू है दोस्तों कि भारत ने अमेरिका की निगरानी क्यों स्वीकार की। उसके बाद मोदी सरकार ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने का फैसला टाल दिया है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर भारत दोबारा रूसी तेल आयात करता है तो वाणिज्य सचिव द्वारा अतिरिक्त शुल्क फिर से लगाने की सिफारिश की जा सकती है। भारत ने क्या कार्यकारी आदेश 14,329 की धारा 7 में परिभाषित रूसी संघ के तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात फिर से शुरू किया है। इस बात की निगरानी अमेरिकी वाणिज्य सचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव और वाणिज्य सचिव द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी आपसी तालमेल के जरिए करेंगे। अगर वाणिज्य सचिव को पता चलता है कि भारत ने रूसी संघ के तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात फिर से शुरू कर दिया है, तो विदेश सचिव उनके परामर्श से यह सिफारिश करेंगे कि क्या और किस हद तक भारत के संबंध में अतिरिक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% की अतिरिक्त मूल्य आधारित शुल्क दर फिर से लागू की जानी चाहिए। ट्रंप के इस आदेश से ऐसा लगता है मानो हर गुलामी के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं हमारा देश पहुंच गया है फिर से उस गुलामी के दौर में। पहले अंग्रेज भी इसी तरह अपने फायदे के लिए हमारा दोहन करते थे और अब मोदी फिर गुलामी का एहसास देश को करा रहे हैं। भारत और अमेरिका की डील को अच्छा बताते हुए मोदी मलेशिया चले गए और वहां से कार में राष्ट्रपति अनवर इब्राहिम के साथ तस्वीर भेजकर बताने की कोशिश भी की कि उनकी दोस्ती कितनी पक्की है। कार से सरकार की ताकत दिखाने का यह खेल मोदी पुतिन के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह देश देख रहा है। खैर, शायर सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने ठीक ही फरमाया है कि 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।